आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आपके लिए एक बेहद अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ जिससे कि आप और आपका परिवार सतर्क रह सके, सुरक्षित रह सके। ये जो समाज में बहरूपिये घूम रहे हैं, मुखौटा लगाए, कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। साथ ही दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। दोस्तों, आराधना एक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। उसे दौरे पड़ रहे होते हैं। उस वार्ड में जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब महिलाएं होती हैं, क्योंकि जैसे ही आराधना के पास कोई पुरुष जाता तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और रोने लगती। आराधना, जिसकी दिमागी स्थिति पूरी तरीके से अर्थव्यस्त हो चुकी थी, आराधना जो अपना नाम भी सही से नहीं बता पा रही थी। इधर डॉक्टर्स, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर आराधना के साथ ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि आराधना जो अभी कुछ भी बताने में असक्षम थी, उसे अपना नाम तक नहीं पता था। लेकिन डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। आराधना, जिसे एक फ्लैट से बरामद किया गया रहता है, क्योंकि जब पुलिस वहाँ पर रेड करती है तो ऐसे में वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं। उनमें से ही एक आराधना रहती है। उस वार्ड में सभी लड़कियों का इलाज चल रहा होता है और सभी लड़कियाँ पुरुषों से डर रही होती हैं। इसलिए वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो सब के सब महिलाएं होते हैं। इसके लिए ये केस चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इन लड़कियों के साथ ऐसा क्या हुआ है। अब पुलिस वाले उन लड़कियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन लड़कियां अपना नाम तक नहीं बता पा रही होती। अब उनमें से ही एक आराधना रहती है। आराधना जो अपना नाम भूल चुकी होती है। तभी पुलिस को एक ऐसी सूचना मिलती है जिससे पुलिस को लगता है कि अब वो इस केस को सुलझाने में आगे बढ़ सकती है। पुलिस सीधे पहुंचती है अमजद नगर। दीप सिंह के घर जाती है। जैसे ही दीप सिंह पुलिस वालों को देखते हैं तो वो पुलिस वालों के आगे रोने लगते हैं और कहते हैं, हमारी बेटी कैसी है? पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी याददाश्त पूरे तरीके से जा चुकी है। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं वो अपना नाम तक भूल गई हैं। ना तो उन्हें अपना नाम याद है और ना ही अपने घर का एड्रेस। उनकी मानसिक स्थिति पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। उस वार्ड में लगभग 80 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं और उन सभी लड़कियों में से कोई एक ऐसी भी लड़की नहीं है जो कि अपना नाम बता सके या उसकी दिमागी स्थिति सही हो जिससे कि हम पूछताछ कर सकें। अब दीप सिंह को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि आराधना दीप सिंह की इकलौती बेटी रहती। आराधना, जिसकी मम्मी का बचपन में ही देहांत हो जाता है। दीप सिंह अपनी इकलौती बेटी को बहुत ही नाजों से पाले रहते हैं। दिन मंगलवार, तारीख 23, आराधना अपने कॉलेज गई रहती है। वो कॉलेज तो जाती है, लेकिन कॉलेज से ही कहीं लापता हो जाती है। इधर पिता दीप सिंह शाम तक अपनी बेटी आराधना के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी बेटी का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। दीप सिंह को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। वो अपनी बेटी आराधना के मोबाइल पर फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल तो कभी स्विच ऑफ बता रहा होता है। दीप सिंह परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर उनकी बेटी गई तो कहाँ गई। वो थाने जाते हैं FIR लिखवाने, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि 24 घंटे बाद ही हम किसी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। अब चूंकि इन 24 घंटे के अंदर उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ गलत करने के लिए केवल 25 मिनट लगता है और ऐसे में पूरा 24 घंटा पुलिस वाले आरोपियों को सौंप देते हैं कि आपकी जो मर्जी हो कीजिए और फिर लड़कियों की सांसें उनसे छीन लीजिए। ये जो रूल है ये हमारे समझ से बाहर है। अब ऐसे ही आराधना के साथ होता है। उसके पापा दीप सिंह थाने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन पुलिस वाले दीप सिंह को वहाँ से लौटा देते हैं और कहते हैं कि 24 घंटे से पहले हम FIR नहीं लिखेंगे। दीप सिंह कहते हैं कि सर, हमारी बेटी 5 बजे घर आ जाती थी और अब रात का 11 बज रहा है। हमारी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई है। हमारी बेटी के नंबर पर फ़ोन भी नहीं लग रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। इस वाले ये सुनते हैं तो दीप सिंह से कहते हैं कि देखिए, हमें भी रूल फॉलो करने होते हैं, इसलिए हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। दीप सिंह कहते हैं कि भला ये कैसा कर्तव्य है? हमारी बेटी लापता है और आप लोग चैन से बैठे हमें रूल रेगुलेशन बता रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले दीप सिंह की एक नहीं सुनते। अब दीप सिंह मजबूर होकर के वो घर आ जाते हैं।
पूरी रात वो अपनी बेटी आराधना के आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सुबह हो जाती है। सिंह जिनकी आंख एक मिनट के लिए भी नहीं लगती है, लेकिन उनकी बेटी के आने की कोई आहट उनके कानों में सुनाई नहीं देती है। बूढ़ा पिता अपनी बेटी के आने का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन बेटी लापता रहती है। अब जैसे ही सुबह होती है, दीप सिंह बिना जूते पहने ही वो दौड़ते भागते थाने पहुंचते हैं और कहते हैं कि अब तक तो पता नहीं मेरी बेटी जीवित भी होगी या नहीं। आरोपियों ने ना जाने उसके साथ पूरी रात में क्या किया हो। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अब आप सुबह आ ही गए हैं, 24 घंटे पूरा हो गया है, हम FIR लिख ले रहे हैं। अब किसी तरीके से आनाकानी करने के बाद पुलिस वाले FIR लिखते हैं। जैसे ही FIR लिखी जाती है, आराधना की खोज में पुलिस वाले लग जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी आराधना का कोई सुराग नहीं मिलता है। इधर पिता परेशान होकर के बुरा हाल रहता है, क्योंकि उनके परिवार में सिवाय उनकी बेटी के और उनका कोई नहीं। उनकी पत्नी का तो 10 साल पहले ही देहांत हो गया था। अब ऐसे में बेटी भी लापता है। एक असहाय असहज पिता जो लाचार मजबूर रहता है, पुलिस वालों से अपनी उम्मीद लगाए बैठा रहता है और अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन ऐसे ही 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है, आराधना को कुछ भी पता नहीं होता। इधर पुलिस आराधना को खोजने में जुटी रहती है, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस 400 से 450 CCTV कैमरे खंगाल डालती है सिर्फ एक लड़की को ढूंढने में। CCTV कैमरे खंगालने के बावजूद आराधना का कुछ भी अता पता नहीं रहता है, और ऐसे में शहर से हर जगह से, हर एरिया से लड़कियां गायब हो रही थी। पुलिस के लिए ये केस उलझता ही जा रहा था। सबसे पहले आराधना लापता होती है, आराधना के बाद ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां लापता हो जाती हैं। अब पूरे शहर में मानो बवाल मच जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर जवान लड़कियां कहाँ और क्यों, किस लिए गायब हो रही। पुलिस वाले पूरी तरीके से असफल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। लोगों का गुस्सा भड़क जाता है, थाने का घेराव हो जाता है, थाने में तोड़फोड़ हो जाती है। अब पुलिस वाले लोगों को समझाते हैं सबकी बेटियों को, बहनों को, माओ को खोज करके लाएंगे जो कि लापता है। किसी तरीके से पुलिस के आश्वासन पर लोग वहां से चले जाते हैं। अब पुलिस को पसीना आ रहा होता है, क्योंकि ये केस दिन पर दिन उलझता जा रहा होता है। पुलिस के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं रहता है कि वो किस आधार पर अपनी जांच शुरू करे। एक सुराग नहीं मिलता है कि उस सुराग को आधार बना करके पुलिस अपनी कार्रवाई तेजी से कर सके। अब पुलिस अंधेरे में तीर लगाती है, लेकिन उसके सभी तीर खाली जाते हैं। एक दिन पुलिस वालों को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। पुलिस वाले आनन फानन वहाँ पहुँचते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो इतनी सारी बेसुध लड़कियों को देख करके उनके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये लड़कियां, जिनकी दिमागी स्थिति सही नहीं है और इन्हें इतना नशा दिया जाता था कि लड़कियां अपना मानसिक संतुलन पूरे तरीके से खो चुकी हैं। ना तो वो अपना नाम बता पा रही हैं, ना ही वो कहाँ से क्या करती हैं, कौन है, कुछ भी नहीं बता पा रही। हम लोग सिर्फ उनका उपचार करें। वाले हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ पर आई कैसे। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि इन सभी लड़कियों को 2 महिलाएँ लेकर के आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम उन महिलाओं को बचा नहीं पाए, क्योंकि वो महिलाएं जिन्हें गोली लगी हुई थी, हमने गोली तो निकाल दी, इसके बावजूद वो दोनों महिलाएं अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। अब पुलिस वाले, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, जो 2 महिलाएं हैं वो अब इस दुनिया से जा चुकी हैं, उनकी मौत हो गई है। वही दोनों महिलाएं इस केस की आई विटनेस थी, क्योंकि वही 2 महिलाएं इन सभी लड़कियों को हॉस्पिटल में लेकर के आई थी। वो महिलाएं कौन थी? आखिर उन महिलाओं का उन लड़कियों से क्या संबंध है? उन महिलाओं ने इन लड़कियों को क्यों बचाया? अब ये जो राज रहता है, ये उन्हीं महिलाओं के साथ, उनके साथ दफन हो जाता है। अब पुलिस जहाँ से केस शुरू करती है, वहीं पर आकर के वो खड़ी हो जाती है, क्योंकि लड़कियां जो हॉस्पिटल में एडमिट रहती हैं वो अपना नाम तक भूल गई थी। तो फिर पुलिस वालों को कैसे पता चला कि इन लड़कियों के साथ क्या हुआ है, क्या घटना घटित हुई है? पुलिस वाले बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन वो असफल हो रहे होते हैं। कोई भी लड़की सही तरीके से जवाब नहीं देती है, क्योंकि उन सभी लड़कियों का ब्रेन वॉश हो गया था, या यूँ कहिए कि वो पूरे तरीके से पागल हो गई थी। वो सभी लड़कियां जिन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर इन लड़कियों के साथ ऐसा क्या हुआ, और ये सभी लड़कियां अपने घर से ऐसे कैसे लापता हो गई। एक शहर अमजदपुर, जहाँ से इतनी सारी लड़कियाँ, 80 से ज़्यादा लड़कियाँ गायब हो गई, और जिस कंडीशन में वो मिली, वालों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिर इन लड़कियों के साथ क्या हुआ है। अब पुलिस उन सभी लड़कियों के माता पिता से मिलती है, माता पिता से पूछताछ करती है। माता पिता कहते हैं कि देखिए सर, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हमारी बेटी तो सिर्फ कॉलेज जाती थी और कॉलेज से सीधा घर आती थी।
अब जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो पुलिस वालों को यही बताते हैं। थक हार करके पुलिस वाले जब आराधना के घर पहुंचते हैं तो दीप सिंह कुर्सी पर बैठे अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस वाले उनकी बेटी को लेकर के आए। वो दौड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं कि सर मेरी बेटी कहाँ है। पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी तो हॉस्पिटल में है, वो सही है, अच्छी है, जब वो ठीक हो जाएगी तो हम उसे घर पर ले आएंगे। दीप सिंह कहते हैं कि सर मैं अपनी बेटी आराधना से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसे 1 महीने से देखा नहीं। पुलिस वाले दीप सिंह से कहते हैं कि देखिए आप अभी अपनी बेटी से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं जैसे ही कोई पुरुष उनसे मिलने जाता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और उन्हें दौरे पड़ने लगते हैं। ऐसे में वहाँ पर जितनी भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, वार्ड में मौजूद सभी लोग महिलाएं, वहाँ पर उस वार्ड में किसी भी पुरुष का जाना अलाउ नहीं। ऐसे में आप अपनी बेटी से भी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन दीप सिंह पुलिस वालों से कहते हैं कि वो अपनी बेटी से मिलेंगे नहीं, सिर्फ उसे बाहर से देखेंगे। अब पुलिस वालों को लगता है कि एक पिता जो अपनी बेटी से मिलने के लिए परेशान है, इसलिए वो दीप सिंह को अपने साथ उस हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं जहाँ की आराधना और बहुत सारी लड़कियाँ एडमिट रहती हैं। इसके बाद दीप सिंह बाहर से अपनी बेटी को देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी आराधना को देखते हैं तो इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि वो दौड़ते हुए आराधना के पास पहुंच जाते हैं। वो आराधना को गले से लगा लेते, आराधना का हाथ पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है। पुलिस वाले जो दौड़ते भागते दीप सिंह के पीछे पहुंचते हैं, लेकिन वो 2 कदम पीछे रुक जाते हैं। आराधना जैसे ही अपने पिता को देखती है, जब उसके पिता उसे छू रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है, तो आराधना को दौरे नहीं पड़ते हैं। पुलिस के लिए ये नई बात रहती है। पुलिस 2 कदम पीछे रहती है और वो एक पिता और बेटी को इस तरीके से भावनात्मक होते हुए देख रही होती है। पुलिस वीडियोग्राफी करने लगती है ताकि इस केस को समझने में मदद मिल सके। आराधना जैसे ही अपने पिता को देखती है वो उन्हें पहचान तो नहीं पाती, लेकिन अपने पिता के स्पर्श से उसे दौरे नहीं पड़ते हैं क्योंकि आराधना जिसे कोई पुरुष जैसे इंजेक्शन लगाने आता है या दवा खिलाना तो आराधना को दौरे पड़ने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन जब उसके पापा दीप सिंह आते हैं तो आराधना बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही होती है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है। इधर दीप सिंह अपनी बेटी से पूछते हैं कि वो इतने दिन कहाँ थी, क्या कर रही थी, लेकिन आराधना जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा था वो खामोश टकटकी लगाए सिर्फ अपने पिता को देख रही होती है। उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहा होता है। पुलिस वाले दीप सिंह को बाहर लेकर के आते हैं और कहते हैं कि देखिए अब आप दोबारा अपनी बेटी से नहीं मिल सकते हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद दीप सिंह अपने घर चले आते हैं। इधर पुलिस वाले इस केस की छानबीन में लग जाते हैं। अब तक 200 लोगों से पूछताछ कर चुके होते हैं। बारी बारी से वो सबसे पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी पुलिस वालों को कुछ ऐसा सुराग मिलता है, वो सीधे कॉलेज पहुंचते हैं और प्रिंसिपल से पूछताछ कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल जो पहले तो अपना मुंह नहीं खोलते हैं, लेकिन इसके बाद जब प्रिंसिपल पुलिस वालों को बताना शुरू करते हैं तो पुलिस के होश हो जाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि सर ये जो आराधना है इसका हमारे कॉलेज के एक लड़के जिसका नाम सुभाष है, उसके क्लास में पढ़ता है, उसका क्लास फेलो है, उससे एफआईआर रहता है। आराधना उस लड़के से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। ये बात तो कॉलेज के सभी लोगों को मालूम है। जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं वो दीप सिंह के घर पहुंचते हैं। दीप सिंह से पूछताछ कर रहे होते हैं। दीप सिंह पुलिस वालों को बताते हैं सर मुझे नहीं लगा कि ये बात बताने वाली है। ज़्यादातर लड़कियों का बॉयफ्रेंड होता है, ऐसे में मुझे नहीं लगा कि ये कोई बताने वाली बात होती है। पुलिस वाले दीप सिंह पर भड़क पड़ते हैं और कहते हैं कि क्या आपके पास सुभाष का मोबाइल नंबर है? हाँ, मेरे पास सुभाष का मोबाइल नंबर है, ये उसका व्हाट्सअप नंबर है। अब जैसे ही पुलिस के पास सुभाष का व्हाट्सअप नंबर आता है वो सुभाष को मैसेज करती है लड़की बन करके। अब सुभाष चैटिंग करने लगता है। इधर जो महिला कांस्टेबल रहती है वो सुभाष को वीडियो कॉल करती है और अपनी बातों में फंसाती है। सुभाष फंस भी जाता है। महिला कांस्टेबल जो कि सुभाष से मीठी मीठी बातें करती है और उससे मिलने को बुलाती है। सुभाष कहता है कि देखिए हम आपसे मिलने तो नहीं आ सकते, हम आपको एड्रेस दे रहे हैं, अगर आप हमसे प्यार करती हैं तो आप वहाँ पर आ जाइए। महिला कांस्टेबल कहती है कि ठीक है मैं वहाँ आ जाऊँगी क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। इसके बाद महिला कांस्टेबल उस एड्रेस पर पहुँचती है जिसे कि सुभाष ने व्हाट्सएप पर सेंड किया था। अब जैसे ही महिला कांस्टेबल वहाँ पहुँचती है एक होटल रहता है, होटल नंबर 132 में महिला कांस्टेबल जाती है। दरवाज़ा खुला रहता है। अब जैसे ही महिला कांस्टेबल होटल के उस रूम 132 में पहुँचती है
रूम में जब वो जाती है दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। महिला कांस्टेबल बेड पर बैठ जाती है और कुछ ही समय बाद उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अब जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो महिला कांस्टेबल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सुभाष 3 लोगों के साथ उस कमरे में आता है। अब जैसे ही वो लोग कमरे में आते हैं वो महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी करने लगते। तभी वहाँ पर पुलिस वाले अपनी पूरी टीम लेकर के पहुँच जाते हैं। सुभाष और उसके दोनों साथियों को अरेस्ट कर लेते हैं और वो सुभाष से पूछताछ कर रहे होते हैं कि आखिर आराधना के साथ क्या हुआ। पुलिस वालों को उस पर पूरा शक है, आराधना के साथ कुछ तो गलत किया है। अगर वो पूरी सच्चाई उन्हें बता दे, उसकी जो सज़ा है उसे कम करवा देंगे। अब जैसे सुभाष ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हमारे बॉस हमसे कहते थे हम वही करते थे। हमारे बॉस ने आराधना से प्यार करने को कहा और उसे रूम में बुलाने को कहा। बाकी आराधना के साथ क्या हुआ हमें नहीं पता। पुलिस वाले सुभाष को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। अब जैसे ही सुभाष आराधना को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सुभाष जब देखता है कि वहाँ पर आराधना के अलावा 80 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, वो पुलिस वालों से कहता है कि सर, मुझे नहीं पता था कि हमारे बॉस इन लड़कियों के साथ क्या करते हैं। हमें लगा कि हमारे बॉस को लड़कियों का शौक है और ऐसे में जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो पैसों के लिए हमारे बॉस के साथ रातें रंगीन करती थी, इसलिए मैं कुछ पैसे लेकर के उन लड़कियों को अपने बॉस के पास भेजा करता था। अब जब पुलिस वाले ये सुनते तो सुभाष से कहते हैं कि तुम्हारे बॉस का फ़ोन नंबर दो। सुभाष अपने बॉस का फ़ोन नंबर देता है। अब जैसे ही पुलिस को लोकेशन मिलती है तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा होता है। पुलिस सीधे उस फ्लैट पर पहुंचती, उस घर पर पहुंचती और वहां से आराधना के पिता दीप सिंह को अरेस्ट कर लेती है। दीप सिंह से जब पूछताछ होती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने अपनी बेटी के साथ और उन सभी बाकी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ किया है। वो लड़कियां जिनकी अब दिमागी स्थिति की पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आराधना के पिता दीप सिंह कहते हैं कि सर, मुझे फंसाया जा रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं दोषी नहीं हूँ, बल्कि मुझे पूरे तरीके से फंसाया जा रहा है। अब इधर दीप सिंह जेल में बंद रहते हैं। पुलिस अपने तरीके से खोजबीन कर रही होती है। इसके बाद वो दोबारा सुभाष के पास जाती है और कहती है कि तुम दीप सिंह को, आराधना के पिता को फंसा रहे हो ताकि तुम बच सको। शुरू में तो सुभाष पूरे तरीके से पुलिस वालों को छुटला देता है, लेकिन जब पुलिस वाले उसकी अच्छे से कुटाई करते हैं तो जो वो बताना शुरू करता है पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है। वो सीधे आराधना के कॉलेज जाते हैं और उस प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड रहता है वो कॉलेज का प्रिंसिपल रहता है। वही अपने यहाँ पढ़ने वाले टीनएजर लड़कों को, उन लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा करके उन्हें रूम पर बुलाने को कहता और जैसे ही वो लड़कियाँ रूम पर पहुँचती उन्हें नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता और जब लड़कियां बेहोश हो जाती तो उन्हें एक ऐसी जगह लेकर के जाया जाता जहां पर उन लड़कियों को नशा दे करके हर रात गलत काम करते। अब ऐसे में इतना ओवरडोज देने के कारण लड़कियों की मानसिक स्थिति पूरे तरीके से खराब हो जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो स्कूल के प्रिंसिपल पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं। अब 6 सालों तक मुकदमा चलता है। प्रिंसिपल को सज़ा होती है, उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। पूरा शहर बहुत खुश होता है जज के और कोर्ट के इस फैसले से। इधर आराधना और बाकी लड़कियां जो कि 6 महीने से ज़्यादा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की देखरेख में रहती हैं, अब वो पूरे तरीके से बिल्कुल फिट हो जाती हैं। आराधना जैसे ही अपने पापा दीप सिंह को देखती है तो वो उनसे लिपट जाती है। अब उसके पिता दीप सिंह आराधना को लेकर के घर आते। पिता और बेटी अब दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा।